हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में 251 चौकीदारों को मिला नियुक्ति पत्र। नशे के विरुद्ध युद्ध में निभाएंगे अहम भूमिका। रांची जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण पहल के तहत चौकीदारों की सीधी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर अंतिम रूप से चयनित 251 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम समरालय ब्लॉक ए सभागार में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजयंत्री ने की। 9 चयनित अभ्यर्थी को बधाई देते हुए रांची डीसी मंजुनाथ भजयंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के संवेदनशील दिशा निर्देशों के आलोक में यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता के साथ की गई है। सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चौकीदारों का चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि चौकीदारों को जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करना है। उपायुक्त ने 9 चयनित चौकीदारों से समाज सेवा के प्रति समर्पण और उत्साह बनाए रखने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद उनकी पदस्थापन होगी और इस दौरान उन्हें समाज की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। चौकीदार को गाँव और राज्य के विकास में योगदान देने का अवसर मिला है। त्योहारों से पहले मिलेगा तोहफा। वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं को मिलेंगे एक मुश्त 3000 रुपये। मैया को भी मिलेगा सम्मान। प्रक्रिया शुरू। इस साल 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू होने जा रहा। अक्टूबर महीने में दीपावली के साथ साथ लोक आस्था का महापर्व छठ भी है। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के लाभुक के साथ साथ वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं को एक साथ त्योहारों की खुशियाँ साझा करने की तैयारी शुरू कर रही है। दुर्गा पूजा से पहले करीब 48 लाख मैया सम्मान योजना के खाते में राशि जिला स्तर से ट्रांसफर करी जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी पेंशनधारियों को मिलने वाली है, क्योंकि राज्य के 11,75,000 वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं को 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3 महीने की किस्त के तौर पर 3000 रुपये खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने संयुक्त सचिव AN अम्बस ने बताया कि केंद्र का हिस्सा मिलते ही पेंशन की राशि जिला कोषांगों को ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। झारखंड में जल्द होगी 26,000 शिक्षकों की बहाली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र। राज्य सरकार इन दिनों सरकारी विद्यालय में शिक्षकों के खाली पदों को भरने में जुटी है। इसी के तहत JSSC ने 9 चयनित सहायक शिक्षकों और गणित एवं विज्ञान विषय के स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में गोड्डा जिला के इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के लिए 170 और 131 गणित एवं विज्ञान विषय के प्रशिक्षित सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी नवनियुक्त सहायक शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से निरंतर कदम उठाया जा रहा है। प्राथमिक, माध्यमिक, डिग्री आधारित इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है तथा हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सकारात्मक दिशा देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 301 सहायक आचार्य की नियुक्ति की जा रही। इससे पहले भी नियुक्तियां हुई है। उन्होंने बताया कि झारखंड में और 26,000 शिक्षकों के पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा का महत्व कितना है, इससे हम सभी भाली भांति वाकिफ है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में कमियां रहेगी तो इसका परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। अपने पेट का अनाज कम कर बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का उदाहरण अपनी नज़रों से हम सभी देखते हैं और महसूस भी करते हैं। देवघर में फर्नीचर दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। देवघर जिले के जसीडीह में FCI मोड़ के पास स्थित फर्नीचर गोदाम में मंगलवार को अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैली और देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया। फर्नीचर गोदाम से उठती आग की लपेटे व धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। अनन फनन में अग्निशमन टीम 6 दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, गोदाम में रखा पूरा फर्नीचर जलकर राख हो गया था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गोदाम मालिक नीतीश तिवारी ने बताया कि इस अग्निकांड में उन्हें करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन। कुर्मी समाज ने 3 मांगों को लेकर लिया निर्णय। आदिवासी कुर्मी समाज ने 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में समाज के रतन सत्यार्थी, पप्पू महतो, बबलू महतो, संतोष महतो, विकास कुमार और जय किशोर महतो ने कहा कि यह आंदोलन कुर्मी समाज की अस्मिता, अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई है, संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है, क्योंकि कुर्मी आदिवासी थे और आदिवासी रहेंगे। पप्पू महतो ने कहा कि कुर्मी मूल रूप से आदिवासी थे, लेकिन आज़ादी के बाद कॉरपोरेट और सत्ता के षड्यंत्र के तहत समुदाय को बाहर कर दिया गया। जब कुर्मी समाज जागरूक हुआ तब उसने अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रहा। उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज की खास संस्कृति 81 टोटम, 12 महीने के 13 पर्व और समृद्ध इतिहास इसकी पहचान है। लोगों ने कहा कि कुर्मी समुदाय पर TRE गलत दस्तावेज तैयार किया है, जो कुर्मी समुदाय को ST सूची से बाहर कर दिया है। दस्तावेज तैयार करने से पहले कुर्मी मोहल्ला में 6 महीने रहना पड़ता है, लेकिन इन्होंने बैठे बैठे दस्तावेज बनाया है। उनकी जीवन शैली, पूजा पद्धति, संस्कार को जानने के लिए कुर्मी समुदाय के मोहल्ला और टोला में रहना पड़ता है। हजारीबाग के कटकमदाग में CSP सेंटर से हुए 2,52,000 रुपये लूट का पुलिस ने किया खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र में CSP सेंटर और माइक्रो फाइनेंस कलेक्शन संचालिका से हुई लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की राशि, हथियार और 2 बाइक बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में अंकित कुमार, प्रवीण कुमार, सुजीत गिरी और लक्ष्मण पासवान शामिल है, जो पहले से कई आपराधिक मामले में संलिप्त रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से 39,500 रुपये नकद, 1 देसी कट्टा, 2 बाइक, मोबाइल और बैंक दस्तावेज जब्त किए हैं। SP के निर्देश पर गठित SIT टीम ने CCTV फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि जिले में अपराध नियंत्रण के लिए रक्षक सेट टीम लगातार सक्रिय है और इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पुलिस की प्रभावी कार्रवाई को लेकर CSP सेंटर की संचालिका ने हजारीबाग पुलिस का आभार व्यक्त किया। बता दें कि 9 सितंबर को कटकमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसी दामोडी गांव में CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र में 2 युवक ग्राहक बनकर आए और पैसे लेने देने की बात में संचालिका खिलांती देवी को बातों में उलझाए और मौका पाकर कैश काउंटर से रखे गए पूरे 2,52,000 रुपये निकाल लिए। जब तक खिलांती देवी कुछ समझ पाती और शोर मचाती, दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था। प्रदेश के सभी जिलों में भारी संख्या में तैनात किए जाएंगे होमगार्ड। दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था के संधारण के लिए राज्य के 24 जिलों में बड़ी संख्या में होमगार्ड की तैनाती की जाएगी। दुर्गा पूजा में तैनाती के लिए राज्य भर से 6,200 होमगार्ड जवानों को कॉल अप किया गया है। होमगार्ड मुख्यालय से जारी निर्देश में यह बताया गया कि दुर्गा पूजा 2025 के अवसर पर विधि व्यवस्था के संधारण के लिए सभी जिलों के लिए 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक कुल 10 दिनों के लिए 6,200 होमगार्ड को कॉल अप किया गया है। 6 अक्टूबर को होमगार्ड अपने अपने जिलों में योगदान दे देंगे, जहां से जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें विधि व्यवस्था के संधारण में लाया जाएगा। दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था के संधारण के लिए 26 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक 6,200 गृह रक्षक को कॉल अप करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड को अनुरोध पत्र भेजा गया था। मुख्यालय के पत्र पर होमगार्ड मुख्यालय के द्वारा अभी जिलों को गृह रक्षकों को तैयारी हालात में रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन की स्वीकृति के पश्चात संबंधित जिलों के SSP, SP को ससमय गृह रक्षक बल उपलब्ध करा दिया जा सके। IAS विनय चौबे को हजारीबाग SCB कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज। हजारीबाग DC रहते हुए सेवायत जमीन घोटाले करने के आरोपी निलंबित IAS विनय चौबे की जमानत याचिका पर हजारीबाग SCB कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने विनय चौबे को जमानत देने से इनकार कर दिया। शुक्रवार यानी 12 सितंबर की सुनवाई के दौरान SCB और बचाव पक्ष की ओर से लंबी बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने बहस की। SCB की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने बहस की। विनय चौबे ने जिस मामले में हजारीबाग SCB कोर्ट से बेल मांगी है, उस मामले में अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। SCB ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है।
इससे पहले विनय चौबे झारखंड शराब घोटाला मामले में भी आरोपी बनाए गए थे, लेकिन तय समय के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण उन्हें लाभ मिला और उन्हें शराब घोटाला केस में उन्हें जमानत मिल गई है। लेकिन इस मामले में बेल नहीं मिलने के बाद अब विनय चौबे को फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले में नया मोड़, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने झारखंड सरकार से सीबीआई जांच कराने को कहा। 10 अगस्त 2025 के देर रात गोड्डा जिले के बोआरीजोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कमालडोरी राव बाहड़िया पहाड़ के पास हुई संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में आदिवासी नेता सूर्य नारायण हांसदा की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य ने इस बात की जानकारी दी है। आयोग ने कहा कि गोड्डा जिले के डीसी, एसपी और झारखंड के डीजीपी की रिपोर्ट और आयोग की जांच में कई बिंदुओं पर तथ्यात्मक भिन्नता सामने आई है, इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। आयोग की सिफारिश में कहा गया कि गोड्डा जिले के डीसी, एसपी और मुठभेड़ में शामिल पुलिस पदाधिकारी जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करें ताकि दोषियों पर कानून के तहत कार्रवाई हो सके। जेएसएससी सीजीएल कथित पेपर लीक मामले में देर तक चली बहस, आज भी होगी सुनवाई। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में लंबी बहस चली। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में लगभग 1.5 घंटे तक चली। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से प्रस्तुत पक्ष में कहा गया कि परीक्षा 22 तारीख को आयोजित हुई थी, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत फोटो और अन्य तथा कथित प्रमाण 23 तारीख के हैं, अर्थात परीक्षा के एक दिन बाद के हैं। ऐसे में यह साबित नहीं होता कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व लीक हुआ था। इसके अतिरिक्त यह भी दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं के पास पेपर लीक को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने पेपर लीक की आशंका और सोशल मीडिया पर वायरल हुए प्रश्न पत्रों की विश्वसनीयता को आधार बनाते हुए सीबीआई जांच की मांग दोहराई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई बुधवार को जारी रखने का निर्देश दिया। साथ ही जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर लगी रोक को यथावत रखने का आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। जेट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, ओएमआर पर ली जाएगी 2 पेपर की परीक्षा। 43 विषयों के लिए जमा कर सकते हैं एप्लीकेशन। झारखंड के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने और पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए दूसरी बार झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेईटी 2025 ली जा रही। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन झारखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर से शुरू हो चुका है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक निर्धारित है। परीक्षा शुल्क का भुगतान 8 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। आवेदन में किसी तरह की गड़बड़ी में सुधार 8 से 10 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। यह परीक्षा 2 पेपर की होगी। पहला पेपर जनरल एलिजिबिलिटी का होगा, वहीं दूसरा पेपर चयनित विषय का होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन के साथ अनारक्षित उम्मीदवार को 575 रुपये, BC1, BC2, EWS उम्मीदवार को 300 रुपये और ST, SC दिव्यांग थर्ड जेंडर उम्मीदवार को 150 रुपये देना होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। परीक्षा में पहला पेपर 50 क्वेश्चन 100 अंक के पूछे जाएंगे। दूसरा पेपर संबंधित विषय का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन 200 अंक के होंगे। परीक्षा 3 घंटे की होगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान नहीं है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.jpsc.gov.in से ली जा सकती है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के डाटा सेंटर में लगी आग, कई उपकरण जलकर खाक। झारखंड पुलिस मुख्यालय में मंगलवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय के डाटा सेंटर में मंगलवार सुबह आग लग गई। यह घटना डाटा सेंटर के ठीक ऊपर बने डेवलपमेंट रूम में हुई है, जिससे वहां रखे वायर केबल सहित अन्य उपकरण जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया रहा, जिसमें डाटा सेंटर में रखे 40 कंप्यूटर और 10 एसी पूरी तरह जलकर खाक हो गए।
बाकी अन्य का हुए नुकसान का आकलन अभी लगाया जा रहा। बता दें कि यह कोई पहली घटना नहीं है जब झारखंड पुलिस मुख्यालय में आग लगी हो। इससे पहले भी 2 बार ऐसी घटनाएं घट चुकी है। 16 नवंबर 2018 की शाम पुलिस मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में अचानक ऐसा ही आग लग गई थी और इस घटना में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर और फर्नीचर पूरी तरह जल गए थे। वहीं दूसरी घटना 22 जुलाई 2021 को दोपहर में हुई थी, जहां पुलिस मुख्यालय के दूसरे फ्लोर पर स्थित सेक्शन ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। हालांकि उस दौरान कई अधिकारी मौजूद थे तो तत्काल इस पर काबू पा लिया गया था। चतरा में बालू माफिया का दुस्साहस, जब्त ट्रैक्टर को थाना ला रहे चौकीदार को कुचलकर मारने की कोशिश। चतरा जिले में बालू माफियाओं का दुस्साहस एक बार फिर देखने को मिला है। इस बार बालू माफियाओं और अवैध परिवहन करने वाले वाहन चालकों ने अपने गैरकानूनी कृत्यों से पुलिस और जिला प्रशासन के सामने खुली चुनौती पेश कर दी है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर हंटरगंज में बालू माफियाओं और अवैध बालू परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करने गई सीओ की टीम पर माफियाओं ने जानलेवा हमला किया। बालू माफियाओं के इस हमले में हंटरगंज सीओ के बॉडीगार्ड को गंभीर चोटें आई है। जानकारी के मुताबिक हंटरगंज सीओ ऋतिक कुमार थाना क्षेत्र के खूंटी केवाल इमलिया टांड़ इलाके से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ला रहे थे। सीओ ने जब्त ट्रैक्टर पर अपने बॉडीगार्ड चौकीदार को बिठा दिया था। इसी दौरान जैसे सीओ की गाड़ी आगे निकली, ट्रैक्टर मालिक सह चालक ने गाड़ी को बेकाबू तरीके से चलाना शुरू कर दिया, जिससे ट्रैक्टर पर बैठे सीओ के बॉडीगार्ड चौकीदार योगेंद्र कुमार ट्रैक्टर से नीचे सड़क पर गिर गए। चौकीदार के नीचे गिरते ही बेकाबू ट्रैक्टर के ट्रॉली का टायर चौकीदार के दोनों पैर के जांघ पर चढ़ गया और ट्रैक्टर आगे जाकर पलट गया। ट्रैक्टर के पलटने के बाद चालक सह वाहन मालिक मौके पर घायल चौकीदार और गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना सीओ और हंटरगंज थाना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही सीओ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल चौकीदार को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने घायल चौकीदार को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया। घायल चौकीदार सदर थाना क्षेत्र के सिंधवारी बादर गांव का रहने वाला है। घटना के बाद पुलिस अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ले आई। वासेपुर में एनआई की बड़ी कार्रवाई, शाहबाज अंसारी के घर से मिला कैश, मोबाइल हैकिंग से बताया जा रहा कनेक्शन। मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई ने वासेपुर में बड़ा ऑपरेशन चलाया। सुबह करीब 6 बजे टीम शाहबाज अंसारी के घर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। जांच के दौरान वहां से 5.5 लाख रुपए कैश मिले। छापेमारी के बाद पूरे वासेपुर में खलबली मच गई। बताया जाता है कि यह कार्रवाई मोबाइल हैकिंग और संदिग्ध नेटवर्किंग से जुड़े एक केस में की गई है। सूत्रों के मुताबिक शाहबाज अंसारी इलाके में प्रज्ञा केंद्र चलाता है। एनआई की टीम उत्तर प्रदेश से धनबाद पहुंची थी और घंटों तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा। हालांकि बरामद नकदी और पूरे मामले पर अभी तक एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। अचानक हुई इस छापेमारी ने वासेपुर को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। धनबाद होकर एक और साप्ताहिक ट्रेन 17 सितंबर से गांधीधाम सियालदह पूजा स्पेशल ट्रेन 11 अक्टूबर तक चलेगी। मोरी एक्सप्रेस रहेगी रद्द। त्योहारों के दौरान यात्री की सुविधा के लिए रेलवे ने 17 सितंबर से 11 अक्टूबर तक धनबाद होकर गांधीधाम और सियालदह के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगी। गांधीधाम सियालदह 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हर बुधवार को और सियालदह गांधीधाम 20 सितंबर से 11 अक्टूबर तक हर शनिवार को गोमो, परसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा के रास्ते चलेगी। वहीं गोरखपुर जंक्शन और डोमिनगढ़ के बीच तीसरी लाइन के निर्माण कार्य के चलते धनबाद होकर चलने वाली ट्रेन का परिचालन प्रभावित रहेगा। गोरखपुर संबलपुर मोरे एक्सप्रेस 23 से 27 तक और संबलपुर गोरखपुर मोरे 25 से 29 सितंबर तक रद्द रहेगी। दुर्गा पूजा में बिजली कर्मियों को छुट्टी नहीं, 20 सितंबर तक मरम्मत पूरा करने के निर्देश। दुर्गा पूजा के दौरान आपातकालीन सेवा में कार्यरत बिजली कर्मियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। इसमें विद्युत अभियंता से लेकर बिजली तकनीकी कर्मी शामिल है। सभी को पूजा के दौरान सब स्टेशन में क्रमवार 24 घंटे सेवा देनी होगी, इसलिए सभी की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यह निर्देश रांची विद्युत एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार ने दी है। उन्होंने मंगलवार को पूजा की तैयारियों को लेकर समीक्षा की है।
इसके तहत 20 सितंबर तक सभी मरम्मत कार्य पूरा कर लेना है। वहीं टेलीकॉम कंपनियों को भी निर्देश दिया गया कि अपने तारों को जो बिजली पोल खंभों पर है उन्हें सुसज्जित कर ले और निर्धारित ऊंचाई में ले जाए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड 22 सितंबर से टेलीकॉम कंपनियों के अव्यवस्थित तारों को हटाना शुरू कर देगी। पूजा पंडालों के 500 मीटर दायरे के नंगे तारों को बदलने का निर्देश दिया गया है। विद्युत कार्यपालक अभियंताओं का डिवीजन के अभियंताओं को अपने अपने क्षेत्र के पूजा पंडालों के 500 मीटर दायरे में मौजूद नंगे तारों को बदलने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पूर्व में एरिया बोर्ड के द्वारा पूजा की तैयारी व ऊर्जा विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसे निर्धारित समय में पूरा करने को कहा गया है। सरायकेला में 2800 किलो मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण, गृह मंत्रालय की निगरानी में चला अभियान। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मंगलवार को देश भर में प्रतिबंधित मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण अभियान चलाया गया, जिसकी निगरानी सीधे गृह मंत्रालय स्तर से की गई। इसी क्रम में सरायकेला जिले से सीनी मोड़ स्थित आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्लांट में करीब 2800 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। यह मादक पदार्थ झारखंड के विभिन्न जिलों से पिछले 7 महीनों से बरामद किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 25 किलो अफीम को ट्रीटमेंट कर राजकीय अफीम फैक्ट्री गाजीपुर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे अभियान के दौरान सरकार की सभी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया गया। प्राथमिक विद्यालयों के इंटर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित अंतर जिला स्थानांतरण आदेश जारी। जिला स्थापना समिति द्वारा इंटर प्रशिक्षित कक्षा 1 से 5 एवं स्नातक प्रशिक्षित कक्षा 6 से 8 शिक्षकों का विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण संबंधी प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को इन शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया गया। इसके तहत 543 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है। आईएएस विनय चौबे की पत्नी ने आईएएस वॉइस एसोसिएशन से बनाई दूरी, कारण पूछने पर कहा नो कमेंट। हजारीबाग में सेवायत जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में राज्य के वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे आरोपी है और फिलहाल वह जेल में है। उन्हें एसीबी ने इस केस में पिछले महीने गिरफ्तार किया था। इससे पहले 20 मई को एसीबी ने विनय चौबे को चर्चित शराब घोटाला केस में गिरफ्तार किया था। जमीन और शराब घोटाला केस में गिरफ्तारी के बाद विनय चौबे की पत्नी स्वप्न संचिता ने राज्य के वरीय अधिकारियों और राजनेताओं से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए ज़्यादातर लोगों ने उनसे कन्नी काट ली। पुख्ता जानकारी के मुताबिक पिछले सप्ताह झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वॉइस एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री को दिवाली मेला में शामिल होने और मेले का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रण दिया गया। आमंत्रण देने के लिए एसोसिएशन की जो सदस्य गए थी उसमें विनय चौबे की पत्नी स्वप्न संचिता को शामिल नहीं किया गया, जिससे आहत होकर स्वप्न संचिता ने जो सेवा से खुद को अलग कर लिया। रांची के रजिस्ट्री ऑफिस और कई अंचलों में सालों से जमे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, पारदर्शिता पर उठ रहे सवाल। रांची जिले के शहरी और ग्रामीण रजिस्ट्री ऑफिसों के साथ साथ विभिन्न अंचलों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों का सालों से ट्रांसफर नहीं हुआ है। 5 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद ये ऑपरेटर एक ही जगह जमे हुए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटरों के ट्रांसफर नहीं होने से आम लोग पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब कोई कर्मचारी वर्षों तक एक ही कार्यालय में तैनात रहता है तो बिचौलियों के साथ उसकी साठगांठ बढ़ने लगती है। कामकाज में गुटबाजी और पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। फाइल एंट्री और वेरिफिकेशन में देरी होने लगती है। कर्मचारी काम के एवज में रिश्वत की मांग करते हैं। इन सबका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। इस पर अधिकारियों का कहना है कि संविदा पर काम कर रहे ऑपरेटरों का भी रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। नियमित तबादला होने से पारदर्शिता बनी रहती और किसी भी कर्मचारी को मनमानी करने का मौका नहीं मिलता। इससे जनता को भी राहत मिलेगी और उन्हें समय पर सेवाएं मिल पाएंगी। दुर्गा उत्सव पर रांची में दिखेगी राजस्थानी स्थापित कला, अनेकता में एकता का संदेश वाले होंगे पूजा पंडाल। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां इस समय पूरे जोर शोर से चल रही। शहर के कोने कोने में कारीगर दिन रात पंडाल निर्माण और सजावट में जुटे हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने रफ्तार को थोड़ा धीमा जरूर किया है। बावजूद इसके उत्साह और उमंग में कोई कमी नहीं आई है। जगह जगह विशाल पंडालों का निर्माण हो रहा, जिनमें श्रद्धालुओं को अलग अलग थीम पर आधारित कलात्मक छटा देखने को मिलेगी। इस बार राजधानी के सबसे चर्चित पंडालों में शामिल कोकर दुर्गा पूजा समिति ने अपने पंडाल को
राजस्थानी स्थापित कला पर आधारित बनाने का निर्णय लिया है। करीब 40 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस पंडाल में बाहर से हवा महल का स्वरूप देखने को मिलेगा, वहीं अंदर श्रद्धालु शीश महल जैसी भव्य सजावट का अनुभव कर सकेंगे। SIR के विरोध में मंत्री इरफान अंसारी ने खोला मोर्चा। बिहार के बाद अब झारखंड में भी चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में झारखंड में भी SIR की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। SIR की घोषणा के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस मुद्दे पर एक बार फिर मोर्चा खोलते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में SIR लागू नहीं होने देंगे और बीजेपी पर अनाप शनाप बयानबाजी का आरोप लगाया। SIR से जुड़े सवाल पर मंत्री ने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर SIR लागू हुआ तो मीडिया वाले पर भी गाज गिरेगी। CBSE ने बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित की नई शर्तें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने एक नोटिस जारी करते हुए बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं में सम्मिलित होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों की घोषणा की है। यह नोटिस देश भर के छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों के लिए जारी किया गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 2 राष्ट्रीय स्कूल बोर्ड कार्यरत है, CBSE और NIOS, जहां CBSE नियमित फेस टू फेस शिक्षण पद्धति की शिक्षा प्रदान करता है, वहीं NIOS ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन मोड के माध्यम से कार्य करता है। कक्षा 9वीं से 10वीं और कक्षा 11वीं से 12वीं को 2 वर्ष का संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रम माना जाता है। छात्र को परीक्षा में शामिल होने के लिए इन दोनों वर्षों में संबंधित विषय पढ़ना अनिवार्य है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र की न्यूनतम 75% उपस्थिति आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी विषयों में 2 वर्ष का आंतरिक मूल्यांकन आवश्यक है। बिना नियमित उपस्थिति के यह मूल्यांकन संभव नहीं है, जिससे छात्र का परिणाम घोषित नहीं किया जा सकेगा और ऐसे छात्रों को इसेंशियल रिपीट श्रेणी में रखा जाएगा। उद्योगों के लिए नए नियम। 5 साल का रहेगा लॉक इन पीरियड। ट्रांसफर शुल्क में 10 से 15% की वृद्धि। राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार किया है। इस नीति के तहत उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को जमीन आवंटित करने के नियमों को कड़ा किया गया है। इस नीति का नाम झारखंड लैंड एलोकेशन पॉलिसी 2025 होगा। जल्द इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 5 साल का लॉक इन पीरियड। कोई भी उद्यमी आवंटित जमीन पर उत्पादन शुरू करने से कम 5 साल बाद ही अपनी फैक्ट्री या जमीन किसी दूसरे को बेच या ट्रांसफर कर सकेगा। MSME इकाइयों के लिए ट्रांसफर शुल्क 15% से बढ़ाकर 25% किया जाएगा, जबकि बड़ी इकाइयों के लिए यह शुल्क 25% से बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव है। झारखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल तय। सभी जिलों में नई अध्यक्ष की तैयारी। झारखंड संगठन द्वारा चलाए जा रहे संगठन सर्जन अभियान का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। पार्टी शीघ्र ही सभी जिलों के कांग्रेस अध्यक्षों को बदलने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए हर जिले में पर्यवेक्षक को भेजा गया है, जो 6 नामों की अनुशंसा करेंगे। इन्हीं नामों में से किसी एक को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान के हाथ में होगा। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं को इस चयन प्रक्रिया से दूर रखने में पार्टी काफ़ी हद तक सफल रही है। हालांकि कुछ जिलों में पारंपरिक दर्रे पर भी काम हुआ है, जिससे वहां परिवारवाद और जातिवाद की छाया भी देखने को मिल सकती है। राज्य के 24 जिलों और एक नगर कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की योजना है। इसमें खास तौर पर नए और युवा चेहरों को मौका देने की रणनीति है। साथ ही सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए अनुसूचित जनजाति ST, अनुसूचित जाति SC और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के नेताओं को प्रमुखता देने का फैसला पहले ही हो चुका है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 50% से अधिक जिलों में अध्यक्ष पद इन वर्गों के हिस्सों में जाएगा। सिर्फ 4-5 जिलों में स्वर्ण नेताओं को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। 23 सितंबर से कोडरमा में होगा सांसद खेल महोत्सव 2025 से 3 महीने तक खेलों का महाकुंभ। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 23 सितंबर से एक बड़े खेल आयोजन का गवाह बनेगा। सांसद खेल महोत्सव 2025 का आगाज 23 सितंबर से होगा और यह महोत्सव 25 दिसंबर तक चलेगा। 3 महीने तक चलने वाला इस आयोजन में फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स सहित पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के खेल शामिल किए गए हैं। आयोजकों का दावा है कि यह प्रतियोगिता क्षेत्र के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का मंच बनेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री और
कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस महोत्सव का मकसद सिर्फ खेल प्रतिभाओं की पहचान करना ही नहीं बल्कि युवाओं में फिटनेस, अनुशासन और टीम भावना को मजबूत करना भी है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि फिट युवा विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। देवघर में आवारा कुत्तों के आतंक से खौफ में लोग, रोज आ रहे डॉग बाइट के 30 से 35 केस, नगर निगम हुआ सक्रिय। देवघर जिले में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक है। सदर अस्पताल और दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिदिन 30 से 35 डॉग बाइट के केस आ रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोग दहशत में हैं। हालांकि नगर निगम की ओर से लोगों को राहत पहुंचाने की पहल शुरू की गई है। देवघर के सभी चौक चौराहों पर आवारा कुत्तों का झुंड देखने को मिलता है। कई बार कुत्तों का झुंड आते जाते राहगीरों पर हमला भी कर देता है। देवघर के बरमसिया, कुंडा, बिलासी, श्री राम झा चौक जैसे इलाकों में प्रतिदिन कोई न कोई शख्स डॉग बाइट का शिकार हो रहा है। इस संबंध में स्थानीय सत्यनारायण यादव बताते हैं कि स्कूल आते जाते बच्चों और बुजुर्गों पर कुत्ते ज़्यादा हमला करते हैं। कई बार कुत्तों की वजह से सड़क हादसे भी हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि आवारा कुत्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। लोगों ने बताया कि जिन इलाकों में पहले 5 कुत्ते हुआ करते थे वहां अब 50 कुत्ते देखने को मिल रहे, जिससे आम लोगों का राह चलना मुश्किल हो गया है। झारखंड में 124 खेल प्रशिक्षकों की होगी नियुक्ति, खेल मंत्री ने दी सहमति। झारखंड के डे बोर्डिंग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और आवासीय केंद्रों में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों को अब खेल प्रशिक्षकों की कमी झेलनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए 124 खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति पर मंजूरी दी है। खेल निदेशालय ने लंबे समय से प्रशिक्षकों की कमी की समस्या को लेकर प्रस्ताव तैयार कर खेल विभाग को भेजा था। इस पर राज्य के खेल मंत्री ने सहमति दे दी है। खेल प्रशिक्षकों में 3 कैटेगरी तय की गई है। इसके तहत प्रशिक्षकों के अलावा मुख्य प्रशिक्षक व सह प्रशिक्षक की भी नियुक्ति होगी। नियुक्त प्रशिक्षक राज्य भर के डे बोर्डिंग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और आवासीय केंद्रों में तैनात होंगे। इससे खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां सिखाने के लिए विशेषज्ञ ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। विभाग का मानना है कि प्रशिक्षकों की उपलब्धता से खिलाड़ियों का खेल कौशल और अधिक निखरेगा। खेल निदेशालय ने सारे खिलाड़ियों का डाटा तैयार करने का निर्णय लिया है। पूर्व में भी ऐसा प्रयास किया गया था। कुछ हद तक खिलाड़ियों का डाटा तैयार भी कर लिया गया था, लेकिन किसी कारणवश वह अधूरा रह गया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।